हेलो स्टूडेंट, बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग एक वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 100। बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि खाद्य विज्ञान पत्रिका, खाद्य विज्ञान पत्रिका, खाद्य विज्ञान पत्रिका कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो निकलती है मैसूर से। कहाँ से निकलती है? मैसूर से। मैसूर कहाँ है? कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। दूसरा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पीएफए एक्ट कब आया? कब आया? पीएफए एक्ट कब आया? 1954 में आया। कब आया? 1954 में आया। पीएफए का फुल नेम क्या होता है? तो इसका फुल नेम होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? पीएफए का फुल नेम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया ना? पीएफए एक्ट कब आया? 1954 में आया। इसका फुल नेम अगर बात करते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन होता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट स्पोर्ट एक्ट, स्पोर्ट यानी निर्यात एक्ट कब आया? 1963 में आया। कब आया? 1963 में। यहीं पर बात कर ली जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट जो एक्ट है ये रूल कब पारित हुआ? तो 1964 में हुआ। कब हुआ? 1964 में हुआ। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर अगला है दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1986 में हुआ। कब हुआ? 1986 में हुआ। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड सेफ्टी। अगला क्वेश्चन है फूड सेफ्टी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्ट कब आया? तो 2001 में आया। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्ट कब आया? 2001 में आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फसाई एक्ट कब आया? FASSAI फसाई एक्ट कब आया? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, तो फसाई एक्ट कब आया? तो फसाई एक्ट 2005 में आया। कब आया? 2005 में। अगर पूछ लेता फसाई का फुल नेम क्या होता है, तो फसाई का फुल नेम होता है फूड, क्या होगा? फूड सेफ्टी फसाई, FSSAI होगा। यफ सॉरी FSS फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी। सॉरी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी। क्लियर? अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिफेट, SIPHET, सिफेट कहाँ स्थित है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफेट कहाँ स्थित है? सिफेट कहाँ स्थित है? तो सिफेट जो है आपका पंजाब में कहाँ है? लुधियाना में। कहाँ है? लुधियाना। क्लियर? ये लुधियाना कहाँ पड़ता? पंजाब में। ठीक है। सिफेट का अगर फुल नेम पूछ लिया जाए तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, इसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, क्या होगा? टेक्नोलॉजी। क्लियर? सिफेट कहाँ स्थित है? लुधियाना में। फुल नेम अगर पूछता है तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फसाई एक्ट कब आया? 2005 में आया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में आया। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्ट कब आया? 2001 में आया। स्पोर्ट रूल कब लगा? 1964 में। स्पोर्ट एक्ट कब आया? 1963 में आया। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन कब आया? यानी PFA कब आया? तो 1954 में आया। एक पत्रिका है, जर्नल है खाद्य विज्ञान, ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी मैसूर से। इतना क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लांचिंग। क्या? ब्लांचिंग की क्रिया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लांचिंग की क्रिया सब्जियों में, इसमें सब्जियों में किस दौरान की जाती है? किस दौरान की जाती है? तो ब्लांचिंग क्रिया किसमें की जाती है? कैनिंग में की जाती है। किसमें? कैनिंग, यानी डिब्बा बंदी के दौरान की जाती है। कब की जाती है? डिब्बा बंदी के दौरान की जाती है। फिर उसी के बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लांचिंग, जो आपका ब्लांचिंग है, ब्लांचिंग के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर की बात किया जाए तो 80 से 82 अंश सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80 से 82 अंश सेल्सियस होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लांचिंग करते समय उत्पाद यानी जो भी सब्जी है जिसके हमें ब्लांचिंग करनी है को कितने समय के लिए डालते हैं? कितने समय के लिए ब्लांचिंग की जाती है? तो 4 से 5 मिनट के लिए किया जाता है। कितने? 4 से 5 मिनट के लिए। कहने का मतलब ये है, जो ब्लांचिंग की क्रिया होती है जिसमें टेम्परेचर 80 से 82 अंश सेल्सियस होता है, उसमें जो भी आप सब्जियों का ब्लांचिंग कर रहे हैं, जिस भी सब्जी का कर रहे हैं, तो उसमें जो उत्पाद को डालते हैं, सब्जी को डालते हैं, तो कितने समय के लिए डालते हैं? 4 से 5 मिनट के लिए डालते हैं। टेम्परेचर 80 से 82। ठीक है ना? और अगर पूछ लिया जाए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लांचिंग के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी है? उपयुक्त सब्जी कौन सी है? तो वो है मटर। आपकी कौन सी है? ब्लांचिंग के लिए सबसे बेटर क्या है? मटर। अधिकतर ब्लांचिंग किसमें की जाती है? मटर। क्लियर? और करने को हाँ, सब्जियों में मटर ही है। ठीक है ना? फलों के लिए आगे बात करते हैं, अनानास है, सेब है, पाम है, नाशपाती है, आड़ू है, आगे बात करते हैं। ठीक है? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया? तो ये आया 1955 में आया। कब आया? 1955 में आया। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि डिब्बा बंदी
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत कार्य करता है, तापीय उपचार पर करता है। किस पे करता है? तापीय उपचार पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तापीय उपचार पर कार्य करता है। क्लियर? जो काइनिंग है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तापीय उपचार पर कार्य करता है। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फादर ऑफ काइनिंग कौन है? डिब्बाबंदी के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ काइनिंग कौन है? निकोलस ऑपर्टन। कौन है? निकोलस ऑपर्टन। कौन है? निकोलस ऑपर्टन। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, काइनिंग को और किस नाम से जानते हैं? काइनिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एपर्टाइजेशन के नाम से भी, एपर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एपर्टाइजिंग या एपर्टाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्टोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? क्या ज्ञात किया जाता है? क्या मापते हैं या क्या ज्ञात करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? तो TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, यानी कुल विलेय ठोस ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? कुल विलेय ठोस ज्ञात किया जाता है। क्लियर इतनी बात? फिर आगे आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काली गर्दन यानी ब्लैक नेक जिसे बोलते हैं, क्या? ब्लैक नेक की समस्या किस उत्पाद में पाई जाती है? उत्पाद में होती है या पाई जाती है? तो किसमें? कैचअप में। किसमें? कैचअप में। काली गर्दन की समस्या किसमें होती है? कैचअप में होती है। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुरब्बा का TSS कितना होता है? मुरब्बा का TSS कितना होता है? तो मुरब्बा का TSS 70 होता है। 70% कह लीजिए या 70 अंश कहिए, बात एक ही होती है। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडी का TSS कितना होता है? कैंडी का TSS कितना होता है? तो 72 से 75% होता है, और यानी कि या तो 72 से 75 अंश ब्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर? कहने मतलब जो मुरब्बा होता है, मुरब्बे का जो कंसंट्रेशन होता है, जो घोल होता है, उसको और उससे मॉइस्चर हटा दिया जाए तो वो कैंडी बन जाती है। क्या बन जाती है? कैंडी। यानी कि जो आपका TSS है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है, वो जो है अगर 72 से 75 कर दिया जाए तो वो मुरब्बा जो है कैंडी का रूप ले लेती है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जेली मीटर, क्या? जेली मीटर से क्या मापते हैं? क्या मापते हैं? जेली मीटर से क्या मापते हैं भाई? जेली मीटर से क्या मापा जाता है? तो पेक्टिन ग्रेड मापते हैं। क्या मापते हैं? पेक्टिन की मात्रा, पेक्टिन ग्रेड मापा जाता है। क्या मापा जाता है? पेक्टिन ग्रेड मापा जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्याज के अचार को अगर संरक्षित करना है तो उसमें किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? प्याज के अचार को संरक्षित करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है? क्लियर इतने? प्याज के अचार को किससे प्रिजर्व करते हैं? अगर कोई अम्ल है तो वो अम्ल कौन सा होगा? एसिटिक
अम्ल होगा। क्लियर इतनी बात। फिर अगला ये है कि फलों की अगला क्वेश्चन है फलों की डिब्बाबंदी, फलों की डिब्बा बंदी करने के लिए किस घोल का प्रयोग करते हैं, किसके घोल में रखते हैं? फलों की डिब्बाबंदी के लिए किस घोल का प्रयोग करते हैं, किस घोल का प्रयोग करते हैं? तो सिरप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिरप। अगर यहीं पर बात की जाए सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए, सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए तो उसमें किसका करते हैं? ब्राइन का करते हैं। किसका करते हैं? ब्राइन का। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद अगर फलों को डिब्बाबंदी के लिए किस घोल में रखते हैं? तो सिरप में करते हैं, ताकि फलों का जो फ्लेवर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, सब्जियों की डिब्बाबंदी ब्राइन में करते हैं। किस में करते हैं? ब्राइन में। ठीक है, सिरप क्या होता है? सिरप एक तरह का चीनी का घोल होता है। क्या होता है? चीनी का घोल। और आपका ब्राइन क्या होता है? नमक का घोल होता है। क्या होता है? नमक का घोल होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो कहने मतलब सॉरी, भंडारण के दौरान, कहने मतलब भंडारण के समय जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना होता है? तो 0 से 5 अंश सेल्सियस होता है। कितना होता है? पूछा जाए रेफ्रिजरेटर जो प्रशीतन होता है उसका तापमान कितना होता है? 0 से 5 अंश सेल्सियस होता है। एक यही स्टोरेज करने का ही एक दूसरा है सेलर स्टोरेज होता है। इसे रेफ्रिजरेटर स्टोरेज बोलते हैं। एक होता है सेलर स्टोरेज। सेलर स्टोरेज, उसका टेम्परेचर कितना होता है सेलर स्टोरेज का? तो 10 से 15 अंश सेल्सियस होता है। फिर अगला नेक्स्ट है, एक होता है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, इसका कितना होता है? 15 से 18 अंश सेल्सियस। आपका जो भंडारण यानी कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है इसका 0 से 5 अंश सेल्सियस होता है, और सेलर स्टोरेज का 10 से 15 अंश सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर का जो है 15 से 18 अंश सेल्सियस होता है। और ये आपके तीनों जो हैं अस्थायी यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज के मेथड हैं, यानी अस्थायी विधियां हैं, भंडारण की अस्थायी विधियां हैं तीनों। आप रेफ्रिजरेटर में कर रहे हैं, ये भी अस्थायी विधि है। सेलर स्टोरेज, ये भी अस्थायी विधि है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, ये भी आपका जो है अस्थायी विधि है। क्लियर इतनी बात। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सब्जियों के, किसके? अगला क्वेश्चन है कि सब्जियों में निर्जमीकृत करने के लिए, सब्जियों में निर्जमीकृत करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कितना टेम्परेचर यानी सब्जियों को अगर निर्जमीकृत करना है, ठीक है, तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 116 से 120 अंश सेल्सियस। अगर यहीं पर कह दिया जाता फलों को निर्जमीकृत करने के लिए तो 100 अंश सेल्सियस, कितना होना चाहिए? 100 अंश सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगला है फलों को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का तापमान कितना होना चाहिए? फलों को, किसको? फलों को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का टेम्परेचर, क्या? डिहाइड्रेटर का टेम्परेचर, यानी जब आप फल सुखा
फल सुखाते हैं, तो फल सुखाते समय जो डिहाइड्रेटर, जो कहने का मतलब किसी यंत्र के द्वारा फल सुखाया जाता है वो का डिहाइड्रेशन बोलते हैं। जब किसी फल के मॉइस्चर को सुखाते हैं किसी यंत्र के माध्यम से उसे, तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है ना। तो फलों को सुखाते समय जो डिहाइड्रेटर होता है, जो यंत्र होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए फलों को सुखाते समय? तो फलों को सुखाते समय जो है 65 से 70 अंश सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर। अगर सब्जियों की बात की जाए को सुखाते समय 60 से 65 अंश सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 से 65 अंश सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। मिर्चा झरा रहा साला। ये पानी कहाँ पर हो रहा है? मोटर से। जब लाइटर नहीं है तो मोटर से कहाँ भर दिया? हाँ, तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिलका उतारने की रासायनिक विधि को क्या कहते हैं? छिलका उतारने की रासायनिक विधि को क्या कहते हैं? उसे लाई पीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लाई पीलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाई पीलिंग बोलते हैं। फिर अगर अगला क्वेश्चन ये कहा जाए कि जैसे कि कोई भी फल सब्जी है, अगर उसके जो छिलका उतारा जा रहा है, किस विधि से उतारा जा रहा है? रासायनिक विधि से उतारा जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? लाई पीलिंग कहेंगे। अगर फल या सब्जियां अनियमित आकार की हैं, कैसी है? अनियमित आकार हैं, ठीक है, आकार के फल सब्जियों, फल एवं सब्जियों का छिलका उतारने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? छिलका उतारने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? जो आपका अनियमित आकार के फल व सब्जियां होंगी उनका छिलका उतारने के लिए हैंड पीलिंग करेंगे। कैसा करेंगे? हैंड पीलिंग करेंगे। क्लियर। फिर अगर एक आकार के हैं, ठीक है ना, एक साइज का है, एक आकार के फलों को उतारने के लिए, एक आकार के फलों का छिलका उतारने के लिए, छिलका उतारने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो जो आपका एक आकार के जो फल या सब्जियां होंगी उनका छिलका उतारने के लिए आप मैकेनिकल पीलिंग का प्रयोग करेंगे। मैकेनिकल पीलिंग, ठीक है, यंत्रों के द्वारा छिलाई की जा सकती है। ठीक है, क्लियर। फिर अगला अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लव विधि से छिलाई क्या कहलाती है? लव विधि से छिलाई क्या कहलाती है? फ्लैम पीलिंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? फ्लैम पीलिंग। क्या बोलते हैं? फ्लैम पीलिंग बोलते हैं। यानी कहने का मतलब जिनका छिलका इतना पतला होता है कि आग की लौ दिखाने पर वो निकल जाता है, उसे लव पीलिंग यानी लव विधि या फ्लैम पीलिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फ्लैम पीलिंग बोलते हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक के घोल को क्या कहते हैं? नमक के घोल को ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। फिर चीनी के घोल को क्या कहते हैं? चीनी के घोल को सिरप कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरप कहते हैं। नमक के घोल को ब्राइन कहते हैं और चीनी के घोल को सिरप कहते हैं। फिर उसी में बात कर लेते हैं ब्राइन, जो नमक का घोल होता है, तो नमक का कंटेंट कितना होता है?
1 से 3% होता है। ब्राइन में कितना होता है? 1 से 3% होता है। और जो आपका सिरप होता है, सिरप में जो चीनी की मात्रा होती है 22 से 55% होती है। कितनी होती है? 22 से 55% होती है। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि फ्लैम पीलिंग के उदाहरण क्या हैं। फ्लैम पीलिंग किन सब्जियों में करते हैं? किन सब्जियों में की जाती है? सब्जियों में की जाती है। तो लहसुन हो गया और प्याज हो गया, इन दो में जो है फ्लैम पीलिंग की जाती है। क्या की जाती है? फ्लैम पीलिंग की जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन की क्रिया। उत्सर्जन जिसे बोलते हैं क्या? स्वेटिंग। की क्रिया किसमें की जाती है? तो ड्राइंग में की जाती है, सुखाने की। कैसी क्रिया है? ड्राइंग है। ठीक है, बात क्लियर? इतनी समझ में आई? यानी जो स्वेटिंग है वो किस में किया जाता है? ड्राइंग में किया जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वीपिंग जेली का कारण क्या है? वीपिंग जेली का कारण क्या है? यानी स्रावित जेली का कारण क्या 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 हो सकता है? किसके कारण ये कंडीशन होती है? तो अम्ल की अधिकता हो सकती है, अम्ल की अधिकता। ठीक है, अम्ल की अधिकता एक पहला बिंदु हो गया। दूसरा अपर्याप्त पैक्टिन, अपर्याप्त पैक्टिन मात्रा, ये भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट फैक्टर है चीनी की कम मात्रा, चीनी की कम मात्रा। क्लियर? फिर आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली के लिए, जेली के लिए जूस का पीएच कितना होता है? जूस का पीएच कितना होना चाहिए? 3.2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3.2 होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जेली का टीएसएस कितना होता है? टीएसएस कितना होता है? तो जेली का टीएसएस 65% होता है, या इसे 65 अंश ब्रिक्स भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, 65 अंश ब्रिक्स होता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुदाई की प्रक्रिया, कौन सी प्रिकिंग, गुदाई की प्रक्रिया किस में की जाती है? किसमें की जाती है? तो मुरब्बा बनाने में की जाती है। किसमें की जाती है? मुरब्बा बनाने में किया जाता है। और यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए गुदाई की प्रक्रिया किस फल में करते हैं, तो आंवले में करते हैं। किसमें करते हैं? आंवले में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गुदाई की प्रक्रिया किस फल में की जाती है? तो गुदाई की प्रक्रिया किस फल में की जाती है? आंवले में की जाती है। क्लियर इतनी बात? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केचप को संरक्षित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? केचप है, ठीक है, केचप को संरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो किस रसायन का प्रयोग करते हैं केचप को? ठीक है ना, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर कहाँ, यानी कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर का आविष्कार कहाँ हुआ? जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, जीईसी का आविष्कार कहाँ हुआ? तो ये हुआ IARI नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली।
ठीक है। फिर यही पूछ लिया जाए कि JECC यानी जीरो एनर्जी कूल चैम्बर को किसने खोजा, जिसको डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर SK राय एवं उनके सहयोगी खुर्दिया, इन दोनों लोगों ने मिलकर, श्रेय किसको जाता है? SK राय को जाता है, ठीक है ना। SK राय ऑप्शन होगा तो वही सही होगा। क्लियर? जो आपके खुर्दिया थे इनके डॉक्टर SK राय के सहयोगी थे, कौन थे? सहयोगी थे। क्लियर इतनी बात? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आम का भंडारण, आम को भंडारित करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? भंडारित करने के लिए टेम्परेचर तो 6 से 8 अंश सेल्सियस के टेम्परेचर भंडारित करते हैं। फिर केले को भंडारित करने के लिए, केले को भंडारित करने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 12 से 13 अंश सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आम को भंडारित करने के लिए टेम्परेचर 6 से 8 अंश सेल्सियस, केले को भंडारित करने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए 12 से 13 अंश सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सब्जियों को डिब्बा बंदी करने के लिए, क्या डिब्बा बंदी करने के लिए, डिब्बा बंदी के लिए किस प्रकार के डिब्बों का प्रयोग करते हैं? किस प्रकार के डिब्बों का प्रयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सब्जियों की डिब्बा बंदी के लिए किस प्रकार के, तो सब्जियां जो होती हैं क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं, तो ये जो है सल्फर रेजिस्टेंट डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब जो सल्फर रेजिस्टेंट होंगे वो SR कैन कहलाएंगे, क्या? SR कैन होंगे, ठीक है ना। तो सब्जियों को किस कैन में, किस प्रकार की कैन में रखा जाएगा? सब्जियों को, ये सल्फर रेजिस्टेंट होते हैं तो उन्हें SR कैन में रखा जाएगा। यहीं पर अगर बात कर लें फलों को, तो फल जो है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, किस प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो एसिड रेजिस्टेंट कैन में रखा जाएगा, एसिड रेजिस्टेंट कैन में रखा जाएगा। तो वो AR कैन में रखे जाएंगे, किस में रखे जाएंगे? AR कैन में। ये दो कैनों का प्रयोग किया जाता है, एक SR कैन और एक AR कैन, एक SR कैन और एक AR कैन। SR कैन सल्फर रेजिस्टेंट होते हैं और AR कैन एसिड रेजिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं? एसिड रेजिस्टेंट होते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जेली बनाने में चीनी मिलाने का आधार क्या होता है? जैसे जेली बना रहे हैं, जेली बनाने में चीनी मिलाने का आधार क्या होता है? तो पेक्टिन ग्रेड होता है। क्या होता है? पेक्टिन ग्रेड होता है। जो चीनी मिला दी जाती है पेक्टिन बेस पर मिलाई जाती है। क्लियर? किस बेस पर मिलाते हैं? पेक्टिन के बेस पर मिलाते हैं। सुखाने हेतु, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी है? सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी है? करेला है। क्या है? करेला, मीटर गॉड। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? सिरका बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? जामुन है। क्या है? जामुन है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? ठीक है, अमरूद है। क्या है? अमरूद है। क्लियर? फिर आगे क्वेश्चन ये है मुरब्बा बनाने हेतु, क्या? मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? उपयुक्त फल कौन सा है? तो मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त फल कैंडी है।
अगर यहीं पर कह दिया जाए कि मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी है, उपयुक्त सब्जी कौन सी है, सब्जी कुमड़ा होगा। क्या होगा, कुमड़ा या कद्दू जिसे कहते हैं, क्या होगा, कुमड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मायोटॉक्सिन किसमें पैदा होते हैं, मायोटॉक्सिन किसमें पैदा होते हैं, तो ये होते हैं फंगस में। किसमें, फंगस में। फंगस को मोल्ड भी बोला जाता है, मोल्ड। ठीक है, मोल्ड में क्या होता है, फंगस होता है। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो एंजाइम जिसमें दुर्गंध होती है, यानी दुर्गंध पैदा होती है, वह एंजाइम जिसमें जिससे क्या, जिससे दुर्गंध पैदा होती है, दुर्गंध पैदा होती है, तो वो है पॉली ऑक्सीडेज। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माइल्ड एंटीसेप्टिक उत्पाद कौन सा है या फसल कौन सी है, माइल्ड एंटीसेप्टिक किससे संबंधित है, ये लिखो, किससे संबंधित है, या कौन सी फसल से है, या कौन सी सब्जी है या फसल है, तो वो है हल्दी। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है, सबको पता है। ठीक है ना। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFTRI कहाँ स्थित है, CFTRI कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, CFTRI कहाँ स्थित है, तो ये है मैसूर में। कहाँ है, मैसूर। मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में है। कहाँ है, कर्नाटका में। अगर CFTRI का फुल नेम पूछा जाए तो सेंट्रल, क्या होगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। क्लियर। क्या होगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। फिर आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निफ्टेम, अगला है NIF, निफ्टेम, TEM। निफ्टेम जो है कहाँ स्थापित है, निफ्टेम कहाँ स्थापित है, तो हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा। हरियाणा में कहाँ है, कुंडली नामक स्थान पर है। कहाँ पर है, कुंडली नामक स्थान पर है। ठीक है। तो इसका फुल नेम क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड, ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। क्या होगा, एंड मैनेजमेंट। क्या होगा, एंड मैनेजमेंट होगा। ठीक है ना। क्लियर इतनी बात। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि संरक्षित पदार्थों, संरक्षित पदार्थों की, अगला क्वेश्चन है संरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता। क्या, गुणवत्ता। संरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता को संरक्षित करने वाली संस्था कौन है, गुणवत्ता को संरक्षित करने वाली संस्था, संस्था कौन सी है,
FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, कौन सी है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संरक्षित करने का अस्थायी तरीका कौन सा है? अस्थायी तरीके यानी कहने का मतलब प्रेजर, प्रिजर्वेटिव के टेम्परेरी मेथड्स कौन से हैं? टेम्परेरी मेथड की बात कर लेते हैं, एक मिनट, है ना। तो इसके जो टेम्परेरी मेथड कौन कौन से देख लीजिए एकदम गौर से, एकदम ढंग से, बढ़िया से। एक तो होता है आपका असेप्सिस, असेप्सिस जिसे बोलते हैं स्वच्छता। क्या बोलते हैं? स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब कि तो 4 दिन 10 दिन, 2-4 दिन, हफ्ते भर ही कागज उसको धुलकर, जैसे क्लोरीन से 50 से 70 ppm क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है फल सब्जियों को धुलने के लिए, ठीक है ना। तो 50 से 70 ppm में धुल लेते हैं, उनसे बैक्टीरिया को हटा देते हैं, तो कुछ समय के लिए उनको जो है सेव करके रखा जा सकता है, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ठीक है ना, स्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना। संरक्षित करने का मतलब स्टोर करके रखना, संरक्षित सुरक्षित रखना। तो क्या करेंगे? सुरक्षित मतलब कहीं ना कहीं स्टोर किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेप्सिस होता है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टोरेज के जो है, स्टोरेज के जो है टेम्परेरी, जो टेम्परेरी है, ठीक है, ये यहाँ पर अस्थाई मेथड है ना, अस्थाई मेथड है आपका एसेप्सिस। तो स्टोरेज के टेम्परेरी मेथड कौन से देख लेते हैं। तो एक सांस में, ठीक है। तो एक पहला तो हो गया आपका असेप्सिस, असेप्सिस हो गया, जिसे बोलते हैं क्या? स्वच्छता। इसमें क्या करते हैं? क्लोरीन से फल एवं सब्जियों को यानी कि धुलकर कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए होता है। तो कुछ समय के लिए तो अस्थायी तरीका है। अस्थायी तरीका वो होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है? लो टेम्परेचर। क्या? लो टेम्परेचर से कैसे स्टोरेज यानी कि उसको टेम्परेरी मेथड के जो है अस्थायी तरीके के अंतर्गत लो टेम्परेचर के द्वारा कौन कौन से ऐसे मेथड है जो अस्थायी मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो लो टेम्परेचर के अंतर्गत आपका सेलर हो गया, एक सेलर स्टोरेज होता है, सेलर स्टोरेज, जिसका जो टेम्परेचर होता है 10 से 15 अंश सेल्सियस होता है। क्या होता है? 10 से 15 अंश सेल्सियस होता है। दूसरा आपका रेफ्रिजरेटर होता है। क्या होता है? रेफ्रिजरेटर होता है, जिसका टेम्परेचर जो है 0 से 5 अंश सेल्सियस होता है। और तीसरा जो होता है आपका जीरो एनर्जी कूल चेंबर, जिसका टेम्परेचर 15 से 18 अंश सेल्सियस होता है। ये तीनों जो है आपके लो टेम्परेचर के अंतर्गत टेम्परेरी यानी कि अस्थाई, कैसे? अस्थाई मेथड है, अस्थाई विधियां हैं, अस्थाई विधि है। कैसी विधि है? अस्थाई विधि है। क्लियर इतनी बात? और दूसरा जैसे हाई टेम्परेचर के द्वारा, हाई टेम्परेचर में, ठीक है, ये भी टेम्परेरी के अंतर्गत है, यानी टेम्परेरी मेथड यानी अस्थायी विधि के अंतर्गत हाई टेम्परेचर के द्वारा कौन कौन से मेथड आते हैं। जैसे कि आपका पाश्चराइजेशन हो गया। क्या हो गया? पाश्चराइजेशन हो गया। क्या? पाश्चुरीकरण हो गया। क्या हो गया? आपका पाश्चुरीकरण हो गया, जिसमें कि टेम्परेचर इज लेस देन 100 अंश सेल्सियस होता है, ठीक है। इस पर तो प्रिजर्व कर देते हैं, जितना भी क्या मतलब हानिकारक होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए फिर उसके बाद कंडक्ट हो जाते हैं, फिर से क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये पाश्चुरीकरण हो गया आपका अस्थायी मेथड है, स्टोरेज करने का अस्थायी मेथड है। दूसरा फिर आपका है ब्लांचिंग। क्या है? ब्लांचिंग है। इसमें भी क्या करते हैं? टेम्परेचर 80 से 82 अंश सेल्सियस करते हैं। ये भी आपका अस्थायी मेथड है स्टोरेज का, ठीक है। फिर अगला है कुकिंग। कुकिंग जैसे खाना को पकाते नहीं तो उसमें से पकाते हैं, फिर कुछ समय बाद वो खराब होने लगता है, ठीक है ना। तो ये भी एक आपका अस्थायी तरीका है। फिर है आपका रोस्टिंग। क्या है? रोस्टिंग। ये सब आपके कैसे हैं? अस्थायी विधियां हैं। और एक और है, एक और ये है कि जैसे घर की रसोइयों में जैसे जो सामग्री मिल जाती है, जैसे कि हो गया आपका नमक, ये भी आपके अस्थाई में भी आता है और अस्थाई में आता है, लेकिन कंसंट्रेट उसका डिपेंड करता है कि अस्थाई को बतलाएगा या अस्थाई को बतलाएगा। जैसे नमक की मात्रा है इज लेस देन 6%, अगर 6% से कम है तो ये अस्थायी मेथड के अंतर्गत आएगा। सिरका हो गया। क्या? सिरका हो गया 1.5 से 0.5 से 1.5% है, तो ये भी अस्थायी मेथड होगा,
ठीक है। फिर चीनी हो गई, क्या चीनी, अगर 25 से 55% है तो ये भी आपका जो है अस्थाई मेथड के अंतर्गत होगा। क्लियर इतनी बात? ओके, इस फोटो तो जाएगा हमका।